नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देवांशी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो महिला और एचआईवी पर आधारित है। दर्शकों, यदि एचआईवी से समाधान पाना है, एचआईवी का सामना करना है, उसका इलाज करना है, तो हम सभी को जागरूक होना अति आवश्यक है। हम सभी का योगदान होना अति आवश्यक है, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। और इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत के लिए हमारी आज की देवांशी है निर्जा ठाकुर जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। निर्जा जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि जब स्टार्टिंग में किसी महिला को एचआईवी होता है या वो एचआईवी संक्रमित पाई जाती हैं, तो उसके पहले सिम्टम्स क्या रहते हैं? जैसे हम एचआईवी की बात करते हैं तो एचआईवी आपको जैसे पता ही ज्ञात है कि एचआईवी एक वायरस है ना। वायरस जब शरीर में एंटर करता है तो कुछ दिनों तक तो हमें कोई सिम्टम्स नहीं आते, हम एक नॉर्मल इंसान की तरह रहते हैं। पर जब हमारा इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है तो उसमें सबसे पहला जो सिम्टम्स आता है वो लगातार फीवर रहने का है। बुखार लगातार रहता है और कंट्रोल नहीं होता, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। जैसे सिम्टम्स सर्दी ज़ुकाम बुखार में आते हैं, सेम जैसे कोल्ड में आता है वैसे ही सिम्टम्स हमें आते हैं। पर इसमें सेकंड होता है हमारा वेट लॉस होना। अचानक हमारा वेट लॉस हो जाता है। अगर हमें कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जैसे दस्त लगने, तो वो लगातार लगे रहते हैं और किसी भी दवाई से क्योर नहीं होते। तब हमें समझ जाना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है और एचआईवी टेस्ट करवाना ज़रूरी है। जी, आपने कहा कि सबसे पहले जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो सबसे पहले डैमेज होता है और हमें जो सिम्टम्स है वो बुखार, खांसी और दस्त, इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। तो क्या एक व्यक्ति को पता लग जाता है कि मुझे एचआईवी का टेस्ट करवाना चाहिए, या उसे लगता है कि नॉर्मल ये फीवर है, कोल्ड है, इस तरह का ही कुछ है? जैसे ये सिम्टम्स जैसे आपको लग रहे होंगे कि नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम की सिम्टम्स है, पर अगर मैंने कहा ना, अगर उसका स्पैन बढ़ जाए, है ना, ड्यूरेशन का भी काफ़ी बढ़ जाए, तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और किसी पर्सन को ये लगे कि हमारा हाई रिस्क बिहेवियर था पिछले 1-2 साल में या पिछले 6 महीने में, तो उसे ज़रूर अपना एचआईवी टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे भी इन सिम्टम्स को लेके, तो वो भी यही रिकमेंड करेंगे कि आप अपना एचआईवी टेस्ट करवा लें। जी, महिलाओं की हम खासतौर पर यहाँ पे बात कर रहे हैं, और आपने कितना एक्सपीरियंस किया है कि महिलाओं को जब एचआईवी हो जाता है या वो इस बीमारी से ग्रस्त हो जाती हैं, तो वो कितना खुलकर सामने आती हैं? देखिए, आजकल तो काफ़ी समय बदल गया है ना, लोग काफ़ी अवेयर हैं। और जब कोई महिला एचआईवी पॉजिटिव आती है तो सबसे पहले तो उसको मेंटल और फिज़िकली तो उसको शॉक तो लगता ही है ना, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी है, उसको संभलने में इमोशनली और मेंटली थोड़ा प्रिपेयर होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो उसमें ये होता है, एक तो हमारी उसकी फैमिली मेम्बर्स का रोल काफ़ी बढ़ जाता है कि कितना सपोर्टिव है, सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सेकंड हो जाता है कि हमारे जो हेल्थ सिस्टम में जो काउंसलर्स हैं, हमारे आईसीटीसी काउंसलर्स हैं, जहाँ पे सबसे पहले एचआईवी टेस्ट होता है, तो टेस्ट होने से पहले भी काउंसलिंग की जाती है कि हम आपका एचआईवी टेस्ट कर रहे हैं, तो एचआईवी टेस्ट क्यों होता है, कैसे किया जाता है, वो सारा कुछ बताया जाता है। उसको सिम्टम्स बताए जाते हैं, अगर पॉजिटिव आ जाए तो उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, अगर नहीं आए तब भी क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उस बारे में उसको डिटेल में बताया जाता है। सेकंड, जब उसका रिज़ल्ट आ जाता है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, उसके बाद भी उसकी काउंसलिंग की जाती है। उसके बाद काउंसलिंग इसलिए की जाती है कि अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो उसको फर्दर क्या क्या ट्रीटमेंट लेने चाहिए, क्या उसको स्टेप्स लेनी चाहिए, उसकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, ये सब बताया जाता है। अगर वो नेगेटिव आए तब भी काउंसलिंग होती है, ताकि वो अपने आप को नेगेटिव ही रख सके पूरी ज़िंदगी, है ना। तो ये इस टाइम हमारे काउंसलर्स का रोल, एक फैमिली का रोल और एक सोसाइटी का रोल काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि उसको चाहिए सपोर्ट में, इमोशनल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट एज वेल। क्योंकि सपोर्ट होगा तभी हम किसी भी बीमारी का सामना आसानी से कर सकते हैं। और खासतौर पर महिलाओं की बात होती है, तो अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो आप किसी भी बीमारी को
ख़त्म कर सकती हैं और सामना आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर जैसे कोई डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है कि आपने ये दवाइयाँ खानी हैं, तो जब तक उसका फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा, उसको न्यूट्रिशनल क्या क्या देनी है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स क्या क्या देने हैं, उसको खाने कब देना है, दवाई कब देने, ये सब तो फैमिली मेम्बर्स को ही उसको देना पड़ेगा टाइम टू टाइम। उसी से ही वो आगे सरवाइव कर पाएगी, सरवाइव भी कर पाएंगे, ग्रोथ भी कर पाएंगे। फसली तो हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं डेफिनेटली चाह रहे हैं कि आप कहाँ पे अभी कार्यरत हैं और किस तरह का आपका वहाँ पे कार्य रहता है, इस तरह के लोगों को आप कैसे अवेयर करती हैं? हाँ, हमारी जो हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति है वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराती है। एक तो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ देती हैं, बाकी मेडिसिन्स हम ARTs के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो अगर पॉजिटिव आ जाए कोई पर्सन या लेडी, तो उसके अगेंस्ट कोई स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन ना हो सोसाइटी में, फैमिली में या ऑफिसेज में, जहाँ भी वो काम कर रही है, तो उसके लिए भी काम करती है। सेकेंड, अवेयरनेस जनरेशन के लिए काम करती है, यूथ्स को अवेयर करने का काम करती है, गर्ल्स को अवेयरनेस का काम करती है। बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ हमारा कोalition चला हुआ है जिसमें ट्रेनिंग्स होती हैं। डिपार्टमेंट्स की जितने भी ट्रेनिंग्स हैं अदर डिपार्टमेंट्स के, जैसे PRI हो गया, रूरल डेवलपमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट या ये आर्म फोर्सेस हैं, उन सब में हमने अपना HIV टॉपिक इंक्लूड किया है, क्योंकि HIV अब किसी एक प्रोफेशंस को नहीं देखता। पहले हम कहते थे कि HIV सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स को होता है, फीमेल सेक्स वर्कर्स को होता है, नहीं, अब ये सोसाइटी के हर उसमें पहुंच गया है। तो अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है, मेन हमारा अवेयरनेस का है। थर्ड है हमारा जो HIV पॉजिटिव आ गए हैं कोई भी, तो उसको एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट हमारा प्रोवाइड करता है, हिमाचल गवर्नमेंट देती है। मेडिसिन्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, जो नेशनल लेवल पे एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है वो देती है। और फोर्थ हम कार्य करते हैं रिहैबिलिटेशन का, मतलब जितने भी HIV पॉजिटिव्स हैं वो कुछ करना चाहती हैं, तो वो एक उनका ग्रुप बना हुआ है, स्टेट लेवल नेटवर्क फॉर HIV पॉजिटिव पर्सन, तो उसमें ग्रुप में रह के अलग दूसरे पॉजिटिव पर्सन्स के साथ तालमेल करके एक फ्रीडम मिल जाती है, कुछ वो बात करते हैं, इमोशनली एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। तो ये हमारा सोसाइटी का मेन मोटिव है। जी, जब किसी व्यक्ति को HIV एड्स हो जाता है और वो टेस्ट भी करवा लेते हैं और वो पॉजिटिव आ जाते हैं, तो कितना समय उसे पॉजिटिव आने में लगता है और कितने समय में हमें पता लग जाएगा कि ये पॉजिटिव है? और पॉजिटिव आने के बाद कितने समय में उसे लक्षण समझ आने लगते हैं कि मुझ में ये लक्षण दिख रहे हैं? ठीक है, तो इसमें ये है कि जब हम बोलते हैं ना कि कोई उसके पर्सन उसमें HIV का वायरस आ गया है, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि नॉर्मली जो HIV का वायरस होता है ना, वो शरीर में रह के जाके सो जाता है, इस एक तरफ से वो निष्क्रिय हो जाता है। जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाता है तो वो HIV वायरस फैलने लग जाता है ना, तो इम्यूनिटी पे सबसे पहले वो अटैक करता है। अब ये डिपेंड करता है कि अब एक पर्सन की लाइफस्टाइल क्या है ना, वो उसका खान पान क्या है। अगर जैसे ही उसकी इम्यूनिटी डाउन हुई तो वैसे ही वो अटैक कर लेता है। थर्ड, जैसे टेस्टिंग की आपने बात की, जैसे कोई रिस्की बिहेवियर रहा हो, जैसे पीछे कोई अगर उसने इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स लिया है या कोई सेक्सुअल कांटेक्ट बिना प्रोटेक्शन के किया हो या कोई दूषित मतलब अनस्टेरलाइज ब्लड चढ़ा हो, तो उसके बाद उसको 3 महीने तो 6 महीने का जो टाइम होता है उसमें अगर वो टेस्ट भी करा ले तो वो नेगेटिव ही आएगा। उसको कहते हैं हम विंडो पीरियड, है ना। विंडो पीरियड में जो भी टेस्ट अगर वो HIV टेस्ट करवाता है तो नेगेटिव ही आता है, मतलब 3 महीने तक वो नेगेटिव ही आएगा। उसके बाद अगर उसको कोई सिम्टम्स आए या वॉलंटरी वो अपने आप टेस्ट कराए तो हो सकता है वो पॉजिटिव आ जाए। जी, और HIV के बाद एड्स जो है सबसे बड़ा खतरा हो जाता है, तो कितना समय HIV से एड्स तक पहुंचने में लगता है? इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि HIV पॉजिटिव हो गया, ठीक है, अब उसको पता है कि हमने दवाई लेनी है, वो ART लाइफ लॉन्ग लेगा। अगर वो टाइमली ART लेगा, है ना, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखेगा, एक्सरसाइज करेगा, शराब बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा, बाकी जो हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, सीजनल वेजिटेबल्स फ्रूट्स और बाकी चीज़ें लेगा एज़ पर डॉक्टर रिकमेंडेशन,
तो वो काफ़ी समय तक एड्स के उसमें नहीं पहुंचेगा। एड्स कब होता है? एड्स होता है जब इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और उसको कई सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाए, जैसे टीबी हो गया, कैंसर हो गया, कुछ और भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाती। तो ये सारी बीमारियाँ जब एक साथ लग जाती हैं तब उसको कहते हैं कि वो से एड्स हो गया है। तो ये डिपेंड करता है एक पर्सन पे, वो कैसी लाइफस्टाइल अपनाता है, अपने आप को कैसे फिट एंड फाइन रखता है। तो इसमें ये है, हमारे पास कई ऐसे HIV पॉजिटिव पर्सन्स हैं जिनको जो 20-22 साल से HIV पॉजिटिव हैं, पर अभी तक उनको एड्स नहीं हुआ है। लाइफस्टाइल का कितना कुछ उसमें रहता है, क्योंकि लाइफस्टाइल ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो किस तरह का यदि संक्रमित हो जाता है, एक महिला हो जाती है संक्रमित, तो उसे लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए? लाइफस्टाइल में एक तो रेगुलर ऑन टाइम दवाई लेनी चाहिए। बाकी जितने भी एक्सरसाइजेज हैं जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें रिकमेंड है, इन जनरल जो भी हम वुमेंस को भी कहते हैं कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए, ब्लड प्रेशर, बीपी और बाकी रेगुलर जो हार्ट बीट चेकअप्स होते हैं उन सभी को टाइमली मॉनिटर करना चाहिए, है ना। तो और जो लेडीज़ में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो होती हैं, STI जिसको कहते हैं, वो भी काफ़ी हो जाते हैं, तो उस पे भी कंट्रोल रखना चाहिए। पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। के लिए तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पर्सनल हाइजीन जो है वो महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम बात करें, क्योंकि जब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 1986 में सबसे पहला जो व्यक्ति था वो HIV एड्स उसे मतलब मिला था, उस टाइम पाया गया था। तो अभी आप कितना डिफरेंस पाती है कि अभी स्थिति बदली है, या अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहे हैं, तो अभी कितना चेंज आ पाती है? देखिए 1986 से अब तक तो काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, केसेस भी हमारे पास के आ रहे हैं। रीज़न दैट कि हमने अपनी टेस्टिंग जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ा ली हैं, हिमाचल में भी कहूँ और इंडिया में भी। तो पहले टेस्टिंग कम होती थी तो केसेस भी कम आते थे, पर अब हमने टेस्टिंग बढ़ा रही है। एक तो हमारे जो 52 ICTC सेंटर्स हैं वहाँ पे टेस्टिंग होती है, FICTCs हैं हमारे जो PHCs और CHCs में खुले हैं, तो वहाँ पे भी टेस्टिंग होती है। सेकंड, हमारी मोबाइल वैन्स चली हैं 2, वहाँ पे भी जैसे इंडस्ट्रीज़ में जाके, स्लम एरियाज़ में जाके, या जहाँ वर्कर्स हैं काम करते हैं, जैसे लेबर्स हैं, माइग्रेंट्स हैं, ट्रकर्स हैं, वहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली है कि अगर हम टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी रिपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। और जैसे ही हमारे पास कोई HIV पॉजिटिव आता है तो उसको हम सबसे पहले लिंक करते हैं ART सेंटर्स में। ART बहुत ज़रूरी है। सेकंड, उसको हम जोड़ते हैं जो गवर्नमेंट हमें स्कीम्स दे रही है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट दे रही है। एक तो 1500 रुपये पर मंथ दे रही है HIV पॉजिटिव्स को। HRTC के थ्रू ART सेंटर्स में आना जाना, 2 कंपेन, एक HIV पॉजिटिव पर्सन का और एक कंपेनियन का फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है। बाकी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देती है बच्चों को, जो CL HIV बच्चे हैं, चिल्ड्रन इन्फेक्टेड विद एड्स, वो उनको देती है। और 20 लाख का एक प्रोविज़न किया है हिमाचल गवर्नमेंट ने कि अगर कोई और बीमारी होगी है, कोई टेस्ट कराना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हिमाचल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में नहीं है, तो बाहर वो करवा सकते हैं अपना इलाज। तो उसके लिए भी पैसे का प्रोविज़न किया गया है। जी, सरकार द्वारा बहुत सारी हेल्प की जा रही है, बहुत सारे योजनाएं चलाई जा रही है, पर जागरूकता जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। किसी भी क्षेत्र के लिए जागरूकता का होना एक पहला और अहम कदम होता है। तो जागरूकता के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं आपकी जो जहाँ पे आप काम करती है, कार्य करती हैं, और सरकार द्वारा भी? जागरूकता पे ही हमारा मेन फोकस रहता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो न्यू इन्फेक्शंस हो ज़्यादा कम हो जाएं, और इसीलिए हम यूथ को टारगेट करते हैं सबसे पहले। यूथ्स के लिए हम तो एक तो स्कूल्स लेवल पे 9th 10th और 11th 12th में एक हमने चैप्टर इंसर्ट किया है SCRT के थ्रू। तो उसमें HIV एड्स की बेसिक जानकारी जो होनी चाहिए बच्चों को, वो उसके बारे में बताते हैं। सेकंड, जो स्टेज पे आ जाए तो हम कॉलेजेस में रेड रिबन क्लब्स बने हुए हैं कॉलेजेस में, तो वहाँ पे हम बच्चों का एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें वो बात करते हैं HIV के बारे में, ब्लड डोनेशन के बारे में, यूथ एंड ड्रग्स के बारे में। तो इन सब के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये सब ना कहीं को रिलेटेड है HIV से ना। क्योंकि
जो यूथ जब तक अवेयर नहीं होगा तब तक हम अपनी जनरेशन को बचा नहीं सकते। तो इसीलिए हमारा टारगेट है यूथ्स को। उसके बाद हम सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयर कर रहे हैं, रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से, और हम लास्ट कर रहे हैं फोक मीडिया के माध्यम से। जो ग्रामीण क्षेत्रों में से भी हमारे पास काफ़ी केसेस आते हैं, तो हम फोक के माध्यम से भी उनको अवेयर कर रहे हैं। और सोशल मीडिया, जैसे आपको पता है कि यंग जनरेशन सोशल मीडिया में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करती है, तो उसके माध्यम से भी हम करते हैं। सेकेंडली हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1097, जैसे कोई हमसे बात नहीं करना चाहता तो वो वहाँ बात करें जी, है ना। ये और प्रश्न पे मैं आने ही वाली थी कि बहुत बार क्या होता है जब महिलाओं की हम खासतौर पर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो जब टेस्ट करवाते हैं या उनको लगता है कि मेरी जो मैंने टेस्ट करवाया है क्या ये गुप्त रहेगा, क्या मेरी जानकारी बाहर लोगों तक पहुंचेगी, या मेरा जो नाम है वो गुप्त ही रहेगा। तो इसके लिए क्या प्रावधान है? इसके लिए ये है कि जो आप टेस्ट करवाने जा रहे हो, है ना, उसकी जानकारी सिर्फ आपको और आपके काउंसलर को पता है, और उसको पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। जैसे टेस्ट रिपोर्ट आती है, अगर आप मान लो पॉजिटिव आए, तो अगर जब तक आप नहीं कहोगे कि मेरी पॉजिटिविटी रिपोर्ट मेरे फैमिली मेम्बर में किसी को नहीं बताना, तो वो किसी को नहीं बताई जाएगी, तब तक वो हाँ सीक्रेट रहेगी। और एक और बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट बनाया है। एक्ट के अंडर अगर आप किसी का HIV स्टेटस डिस्क्लोज़ करते हो विदाउट उसके कंसेंट के, तो आपको जुर्माना भी हो सकता है और सज़ा भी हो सकती है। तो सज़ा का प्रावधान है। तो ये काउंसलर पे भी लागू होता है, डॉक्टर्स पे भी लागू होता है। जब तक ये HIV पॉजिटिव पर्सन खुद नहीं कहता कि मेरा स्टेटस किसी को बताया जाए, या मेरे हस्बैंड को बताया जाए, या फैमिली मेम्बर्स को बताया जाए, तब तक आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो ये पनिशेबल एक्ट है जी। आपकी ऑफिस की बात करें या किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, तो क्या जो लोग वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जो महिला वहाँ पर कार्य कर रही है, तो उसके साथ जो भ्रांतियाँ हैं बहुत ज़्यादा कि आपके छूने से एड्स फैलता है, या साथ में खाना खाने से एड्स फैलता है, किसी के खांसने से एड्स फैलता है, तो इसकी जो ये भ्रांतियाँ है, क्या ये कितना सच है इसमें, और ये क्या भ्रांति ही है? ये तो सब भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि HIV तो 4 ही कारणों से फैलती है ना, जैसे आप जानती हैं। एक असुरक्षित यौन संबंध से, दूसरा दूषित सुई के इस्तेमाल से, थर्ड जो है इन्फेक्टेड उससे जो ब्लड आपको अगर चढ़ जाए, और फोर्थ अगर HIV पॉजिटिव मदर है तो उसके बच्चे को, है ना। यही 4 कारण है। और जहाँ तक ऑफिसेस की बात की जाए या कहीं और डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाए, तो एक्ट के अकॉर्डिंगली आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट कहीं भी नहीं कर सकते, ना गांव में, ना पंचायत में, ना ऑफिस में। अगर वो करते हैं तो वो एक्ट के अंडर पनिशेबल है जी, क्योंकि इस पे उनका भी मतलब कोई गलती नहीं है। बहुत बार देखा जाता है कि इन सब बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ब्लड चढ़ गया है इस तरह का, तो आपको वो भुगतना पड़ता है, वो बीमारी हो जाती है। पर यदि आप इस तरह की उनके साथ व्यवहार ना करें, यदि आपके डिपार्टमेंट में भी कोई है, तो उससे उसे मोटिवेशन ही मिलेंगे। एक तरह का व्यवहार यदि हम रखते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलेगा, और वो बीमारी से बहुत जल्दी इम्प्रूव कर जाएगा। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि इसमें इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो जब तक सोसाइटी का सपोर्ट नहीं हो तो एक पर्सन कैसे अपने आप को आगे रख सकते हैं। तो हमारे पास भी काफ़ी केसेस है जिसमें महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो अब तो खुल के बात करती है कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, और मैं आगे लोगों को अपनी जैसे और जो लेडीज़ को, गर्ल्स को अवेयर करूँगी। तो वो हमारी एक तो मास्टर ट्रेनर्स हमने ट्रेन किए हुए हैं। हमारे पास 30 मास्टर ट्रेनर्स हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके ट्रेनिंग्स देती हैं, जो स्टेजेस पे बोलती हैं। स्टेट लेवल कोई फंक्शन होता है तो उस पर खुल के बोलती हैं कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, और आप लोग सभी को भी अपना टेस्ट कराना चाहिए। ज़्यादा अच्छे से कोरिलेट भी कर पाएगी, कोरिलेट होते हैं और अपने आप वॉलंटरी आते भी हैं। और जो HIV पॉजिटिव वो कहती थी कि हमारा नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए, या ऐसा कि सोसाइटी को नहीं पता लगना चाहिए, वो खुद के आती हैं सामने कि हमें जो सरकार बेनिफिट्स दे रही है वो उसको हमें भी प्रोवाइड किए जाए।
तो वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि जो आप फैसिलिटीज़ कितना लेना चाहते हैं, क्योंकि सरकार तो काफ़ी कुछ दे रही है जी। सरकार की आपने बात की, तो किस तरह की योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा दी जाती हैं एक संक्रमित व्यक्ति को या महिला मैंने को? जैसे बोला था आपको 1500 रुपीज़ देती है ना। और जो सभी HIV पॉजिटिव को है, और जो HIV पॉजिटिव के पेरेंट्स के बच्चे हैं जो नेगेटिव हैं उनको भी 500 से 800 एज वाइज कैटेगराइज की गई है। बाकी आने जाने का किराया ART सेंटर्स में वो भी दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देती हैं ARTs के थ्रू, और दवाइयाँ तो फ्री है ही है। ये सारी सपोर्ट्स हमारी हिमाचल गवर्नमेंट भी देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। जी। महिलाओं की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब जो महिला प्रेग्नेंट है और वो संक्रमित पाई जाती हैं, तो क्या उसके बच्चे को भी ये बीमारी होने का डर रहता है? नहीं, इसमें क्या है कि महिला जैसे ही उसने कंसीव किया है उसको ARTs कभी नहीं छोड़नी चाहिए ना। बाकी डॉक्टर की देखरेख में जो भी दवाइयाँ रिकमेंड की जाती है डॉक्टर्स द्वारा वो खानी है, टाइम पे रेगुलर चेकअप करना है। और उसके बाद जैसे डिलीवरी होती है तो बच्चे को एक दवाई दी जाती है नेवरेपिन पैदा होती ही, तो उससे हमारे पास जो पॉजिटिविटी है 0% है जी। अभी तक कोई भी बच्चा हमारे पास पॉजिटिव पैदा नहीं हुआ है। इवन अगर दोनों पेरेंट्स पॉजिटिव हैं, मदर एंड फादर, तब भी वो बच्चा नेगेटिव ही हुआ है। शर्त इसमें यही है कि एक तो वो रेगुलर ART लें और डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराएं और अपना अच्छे से ख्याल रखें। तो इससे क्या है कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है, बच्चे हैं, वो सभी नेगेटिव ही पैदा हो रहे हैं। एक बहुत ही अहम सवाल रहता है कि जब एक व्यक्ति एड्स किसी को हो जाता है, HIV हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उसे TB भी हो जाता है, क्योंकि पहला यदि 90% लोग HIV से जो ग्रस्त है उनमें से 80% को TB होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा और ऐसा बहुत बार क्यों देखा जाता है कि TB ही सबसे पहले आ रहा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था HIV का वायरस इम्यूनिटी पे इफेक्ट करता है सबसे पहले। और TB कब होता है? जब हमारा इम्यूनिटी डाउन हो जाता है। अब जैसे हम कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं ऐसी जगह पे मार्केट में हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं, है ना, तो वहाँ पे ये TB के जो वायरस है ना, वो हवा में रहते हैं काफ़ी टाइम तक और वो हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं। नॉर्मल जो इंसान है, हेल्दी है, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है, तो उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं करता। पर जो HIV पॉजिटिव है उसका इम्यूनिटी लेवल पहले ही डाउन होता है, तो उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है TB। तो इसीलिए कहते हैं कि जितने भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, TB एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, तो वो उसको जल्दी अफेक्ट करता है। पर फर्स्ट उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है। सेकंड, जैसे HIV पॉजिटिव जो पर्सन होता है वो थोड़ा हिमाचल के उसमें देखा जाए तो थोड़ा इकोनॉमिकली भी वीक है, तो उसमें जो सप्लीमेंट्स लेने होते हैं वो ले नहीं पाते हैं, तो उसकी जो इम्यूनिटी पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जो इसीलिए उसको TB का अटैक ज़्यादा आता है। जब किसी व्यक्ति को TB हो जाता है, महिला को TB हो जाता है, तो उसके बाद वो उसे HIV एड्स से वो ऑलरेडी ग्रस्त है, तो वो साथ ही साथ TB का इलाज भी कर रहे हैं और HIV का भी, ऐसा पॉसिबल है? HIV का तो जैसे मैंने आपको बताया कि डे 1 से अगर उसको डिटेक्ट हो गया तो उसको एक गोली ART लेनी ही लेनी है। और TB की जो ट्रीटमेंट है वो उसको अलग चलेगी। वो डिपेंड करता है कि उसके TB का स्टेज क्या है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ना, उस हिसाब से उसके डिपेंड करता है। अदरवाइज इसका एक साथ ही पैरेलल उसमें ही ट्रीटमेंट चलता है। जी, तो आप ये TB मतलब जो है वो साथ ही में उसकी ट्रीटमेंट भी चलेगा। बिल्कुल। मोटिवेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, क्योंकि महिलाओं के लिए मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो परिवार का साथ होना सबसे इम्पॉर्टेंट है, तभी वो जागरूक भी होंगे और साथ ही साथ जो है इलाज भी और बेहतर से उसका हो सकता है। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आपने देखा हो कि महिला जो है वो बिल्कुल ही, मतलब होता है कि ये बीमारी तो कोई भी अच्छी नहीं है, पर इसका चलो ये है कि आप इसकी आप दवाइयाँ ले रही हैं या आगे आप बचाना चाहते हैं अपनी आने वाली जनरेशन को, तो ऐसी कोई महिला जिसका आपको एक्सपीरियंस आता है कि नहीं उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है और भी महिलाओं को वो और ज़्यादा मोटिवेट कर रही है? हमारे पास बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जिनको HIV पॉजिटिव हुआ और पता लगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, तो हमारे को ये लगता है कि
क्योंकि मेंटली हाँ, स्ट्रांग रहना इसमें सबसे ज़्यादा वॉलेंट्री important है। टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कई अदर टेस्ट कराते हैं ना, उसका बीपी का, शुगर का, तो वैसे भी एचआईवी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पहले ही पता लग जाएगा, है ना, तो उसी हिसाब से हम उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। तो वॉलेंट्री टेस्टिंग सभी को करवानी चाहिए हर 6 महीने में। जी, हाँ जी। क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जी। और यदि कोई जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं एचआईवी से ग्रस्त हैं, तो इसमें कोई भी ऐसी छुपाने वाली बात नहीं है। आप इलाज कराएं, इसका इलाज है, आप करा सकती है और साथ ही अपनी आने वाली जनरेशन को आप बचा सकती हैं। क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि आप डर जाते हैं, महिलाओं की खासतौर पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आपके द्वारा बहुत अच्छी जानकारी आज दी गई है। जो भी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं वो डेफिनेटली आपके द्वारा दी गई जानकारी से लाभान्वित होंगे। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को या जिस महिला को एचआईवी हुआ है उसे ही इसकी जानकारी हो या उसके परिवार को इसकी जानकारी हो। ये जानकारी सभी को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।